गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज भी हम वही टॉपिक जारी रखेंगे जो पिछले 3 वीडियोज़ में हमने किया है, और वो है संसद। संसद के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है विधायी प्रक्रिया की बात करेंगे। विधायी प्रक्रिया माने विधि निर्माण प्रक्रिया। कानून कैसे बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या किन किन चरणों में से होकर के कोई विधि का प्रस्ताव जो है निकलता है और कैसे विधि बनती है। देखिए, आपको ये तो पता ही कि संसद का मुख्य काम विधि निर्माण है, क्योंकि ये विधायी अंग है सरकार का। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तीनों का अपना अपना काम है। विधायिका जो होती है वो विधि निर्माण करती है, कानून बनाने का काम होता है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसी का है। और उसके बाद होता है उसका क्रियान्वयन, उस विधि को लागू करना, वो कार्यपालिका करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसका कार्य है विद्यमान विधि के अनुरूप न्याय करना। तो अब हम बात करते हैं विधायी प्रक्रिया की। कैसे कोई कानून बनता है, पूरा प्रोसेस जानेंगे हम इसमें। इस प्रोसेस को जानने से पहले हम थोड़े से कुछ शब्दों को समझ लें। एक होता है विधेयक और एक होता है एक्ट। ये क्या क्या होते हैं? विधेयक मतलब अधिनियम हिंदी में कहें तो अपन, एक तो होता है विधेयक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिल, BILL बिल, और दूसरा होता है अधिनियम जिसको कहते हैं एक्ट। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क ये है कि विधेयक विधि निर्माण का एक प्रस्ताव है, कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव है। वो कानून नहीं है, विधेयक है, बिल है। और दूसरा होता है अधिनियम, एक्ट। जब संसद की में प्रस्तुत करने के बाद पूरा प्रोसेस करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर वो अधिनियम या एक्ट बन जाता है। ये फर्क है बेसिकली। तो विधेयक का मतलब है कानून के लिए, कानून बनाए जाने के लिए रखा गया प्रस्ताव, और यह कानून का प्रारूप भी कह सकते हैं हम उसको एक प्रकार का। और दूसरा है अधिनियम, जो संसद उसको पारित कर देती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, तो वो अधिनियम बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये विधेयक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कौन कर रहा है उसे, इस आधार पर 2 प्रकार के विधेयक हो सकते हैं। पहला सार्वजनिक और निजी, और दूसरा निजी। सार्वजनिक माने जो सरकार की तरफ से लाया जाता है, सरकार का कोई मंत्री जिसको प्रस्तुत करता है संसद के सामने, वो कहलाता है सार्वजनिक विधेयक। और निजी माने कोई सदस्य अपने निजी हैसियत से कोई विधेयक प्रस्तुत करे तो उसको निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयकों के लिए शुक्रवार का दिन तय है कि शुक्रवार के दिन जो है निजी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, बाकी दिनों में जो है सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि संसदीय प्रणाली है तो ज़्यादातर विधेयक सरकारी ही होते हैं जो पास हो पाते हैं। निजी विधेयकों के पास होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि निजी विधेयक पर पार्टी का वो प्रभाव नहीं होता। कोई भी विधेयक पारित होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, और बहुमत किसी दल के साथ जुड़ा होता है। जब तक किसी दल की उसका समर्थन नहीं मिलेगा, उस विधेयक को सत्ताधारी दल का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो पारित नहीं हो पाएगा। इसलिए निजी बिलों के पारित करने की संभावना बहुत कम होती है। वो केवल एक विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ जी। तो दूसरा जो विधेयक है वो विषय वस्तु के आधार पर होते हैं। वर्गीकरण हम दूसरे प्रकार से कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण तो हुआ प्रस्तुतकर्ता के आधार पर, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, सार्वजनिक और निजी। दूसरा वर्गीकरण है विषय वस्तु
कि उस बिल में, उस विधेयक में किस प्रकार के प्रावधान हैं, इस आधार पर भी हम उसका वर्गीकरण करते हैं। एक साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल्स, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। जैसे कोई पहला साधारण विधेयक जो सामान्य मामलों से संबंधित विधि बनाने के लिए जो रखे जाते हैं उनको साधारण विधेयक कहते हैं। जैसे किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, वो साधारण विधेयक है। जैसे अभी चल रहा है, आपको कृषि विधेयक 3 कानून पारित कर दिए सरकार ने, विधेयक नहीं अब तो अधिनियम बन चुके हैं वो। तो वो जो है विधेयक साधारण विधेयक है और ज़्यादातर इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है धन विधेयक, जिसमें संचित निधि से व्यय के प्रावधान होते हैं, वो विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। या टैक्स से संबंधित होते हैं प्रावधान, जनता पर कर लगाए जाने संबंधी प्रावधान होते हैं, वो धन विधेयक होते हैं। परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 112 में, विस्तृत परिभाषा, उसको बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मोटे तौर पर ये जान लीजिए। तीसरे थे वित्तीय विधेयक। इनमें भी व्यय संबंधी प्रावधान होते हैं, लेकिन ये मुख्य नहीं होते, उसके मुख्य हिस्सा कुछ और दूसरे प्रकार का होता है। लेकिन हाँ, मतलब धन के व्यय से संबंधित प्रावधान इसमें होते हैं, लेकिन ये धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आते। और चौथे हैं संविधान संशोधन विधेयक, जो होते हैं वो विधेयक होते हैं जो संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, संविधान में से कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, संविधान में कुछ वेरिएशन करना चाहते हैं, कुछ रिपील करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं। 3 तरह की बातें हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार का वर्गीकरण है। एक तो प्रस्तुतिकरण के आधार पर और प्रस्तुतकर्ता के आधार पर, दूसरा विषय वस्तु के आधार पर। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कोई विधेयक कानून बनने की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण विधेयक की। ज़्यादातर मैंने कहा विधेयक इसी श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है किसी विधेयक का, वो है प्रथम वाचन का। इसको हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं, और इसी प्रस्तुतिकरण के साथ साथ वो राजपत्र में, भारत का जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित होता है। तरीका ये होता है कि जो भी मंत्री या निजी सदस्य कोई बिल रखना चाहता है संसद के समक्ष, तो वो इसकी सूचना देता है और उसकी एक प्रति लोकसभा सचिवालय में या राज्यसभा सचिवालय में जमा करता है, और उसके लिए जो दिन निर्धारित किया जाता है, उस दिन उस समय वो जो प्रस्तुत करता है, अगर सरकारी बिल है तो मंत्री उस विभाग का, जिस विभाग से संबंधित बिल है, और निजी विधेयक है तो वो सदस्य संक्षिप्त उसका नाम बताता है, संक्षिप्त परिचय उसका देता है, और विधेयक की प्रति सदन के सामने रख देता है, और सभी सदस्यों को जो है, सांसदों को उसकी प्रति दे दी जाती है। कभी कभी इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, तो भी उसको प्रस्तुतिकरण मान लिया जाता है। ये पहला तरीका है, पहला चरण है। फिर आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाचन में केवल संक्षिप्त वक्तव्य देता है जो प्रस्तुत करने वाला है, और उसकी कॉपियां सब तक पहुंचती है, फिर लोग उसको पढ़ लेते हैं। उसके कुछ दिन बाद द्वितीय वाचन शुरू होता है, और द्वितीय वाचन जो है उस बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा का चरण है। इसमें इसके भी कुछ चरण हो सकते हैं अलग अलग, इसके कुछ अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो सामान्य चर्चा, बिल के प्रावधानों पर सामान्य चर्चा होगी, और उस सामान्य चर्चा के बाद उसको संसद की समिति के सामने, स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं,
उनके पास भेज दिया जाता है विस्तृत विचार विमर्श के लिए, जहां पर वो कमेटी एक एक प्रावधान पर चर्चा करती है और फिर अपनी रिपोर्ट वापस सदन के सामने रखती है। और उसके बाद सदन, पूरा सदन उस समिति की तरह ही एक एक शब्द, एक एक पंक्ति पर विचार करता है। यानी द्वितीय चरण में भी 3 स्टेप हो गए आपके। पहला साधारण चर्चा, उसके उद्देश्यों पर, बिल की आवश्यकता पर। उसके बाद उसको समिति के पास भेज दिया जाता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है समिति के पास भेजा जाए, इसको अगर उद्देश्यों पर चर्चा करने के बाद सदन स्वयं भी विस्तृत चर्चा कर सकता है एक एक प्रावधान पर। और अगर समिति के पास भेजा जाता तो पहले समिति करेगी, उसके बाद फिर वापस सदन के बाद जो रिपोर्ट आएगी समिति की, उस पर फिर चर्चा होगी। इसको कहते हैं द्वितीय वाचन। फिर होता है साहब तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में होता यह है कि विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति हो जाती है। यहाँ पर सदन या तो उसको स्वीकार कर लेता है विधेयक को, या अस्वीकार करता है। इसमें प्रावधानों पर चर्चा नहीं होती जनरली, वो पहले हो चुकी होती है। यहाँ पर केवल एक तरह से फाइनल वोटिंग कह लीजिए आप इसको। ये जरूरी नहीं है कि मतलब वोट डलवा करके ही की जाए, केवल मौखिक मतदान भी हो जाता है कि जो लोग इसके समर्थन में वो हाँ कहेंगे, जो विरोध में वो ना कहेंगे, ऐसा करके भी मतदान हो जाता है। फिर साहब जब पहले सदन ने उसको पारित कर दिया तो फिर दूसरे सदन में जाएगा। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि साधारण विधेयक के मामले में नियम है ये है कि वो किसी भी सदन के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अब जब द्वितीय सदन के पास पहुंचता है तो द्वितीय सदन के पास 4 विकल्प हैं। यानी चरण तो यही रहेंगे, वहां पर भी प्रस्तुतिकरण होगा, फिर धारावार चर्चा होगी द्वितीय वाचन में, फिर तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन के दौरान उसके पास 4 विकल्प हैं दूसरे चैम्बर के पास। पहला, या तो उसको पारित कर सकता है उसी रूप में जिस रूप में पहले सदन ने उसको पारित किया है। सपोज करते हैं कि हम लोकसभा में गया पहली बार, अब राज्यसभा में आ गया, तो राज्यसभा उसको पारित कर सकती है उसी रूप में जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि वो संशोधित कर सकती है, कुछ मामलों में कुछ धाराओं को संशोधित कर सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि वो उसको अस्वीकार कर दे। और चौथा चरण यह है कि वो कोई निर्णय न ले। ये 4 ऑप्शन है सेकंड चैम्बर के पास। एक, स्वीकार कर ले, दूसरा अस्वीकार कर दे, तीसरा संशोधन कर दे, और चौथा कोई निर्णय ना ले, पड़ा रखे उसको अपने पास, विचार ही ना करे उस पर। तो अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए फिर चला जाता है, क्योंकि दोनों सदनों में पारित हो गया। तो अगला चरण यही है कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए उसको। अगर वो पारित नहीं होता है और बाकी 3 विकल्पों का सहारा लिया जाता है, इसको कह सकते हैं संशोधन करना, अस्वीकार करना या निर्णय न लेना। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास विकल्प यह है कि अगर 6 महीने का समय बीत जाता है इसमें, यानी पहले सदन के द्वारा पारित किए जाने के बाद 6 महीने का समय बीत जाए, दूसरा सदन उसको या तो अस्वीकार कर दे इस दौरान, या संशोधित कर दे, या उसको जो है विचार ना करे। अगर वो संशोधित करता है तो पहले सदन के पास आएगा लौट करके वापस, और पहले सदन को भी उस पर पुनर्विचार करने का मौका मिलेगा। अगर दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाता है संशोधनों के मामले में, और इस बीच अगर 6 महीने का समय बीत जाता है अस्वीकार करने के कारण, या संशोधन करने के कारण, या विचार न करने के कारण, तीनों परिस्थितियों में अगर 6 महीने का समय बीत जाता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी फिर, और फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा।
अगर दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक में वो पारित हो जाता है या दोनों सदन की सहमति से अलग अलग पारित हो जाता है, तो फिर वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है यहाँ पर, ये देखिए। अब राष्ट्रपति के पास विकल्प यह है कि या तो वो उसको स्वीकार कर ले, दूसरा विकल्प है कि वो अस्वीकार कर दे, और तीसरा ये है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाए। अगर, और चौथा विकल्प भी है कि वो कोई निर्णय न ले। 4 विकल्प राष्ट्रपति के पास भी, लिखने से रह गया यहाँ पर। चौथा विकल्प भी है राष्ट्रपति के पास कि वो कोई निर्णय ना करे, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी जेब में रख ले। अगर राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर कर देता है तो वो निश्चित तिथि से लागू हो जाएगा। सरकार जब उसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उस तिथि से लागू हो जाएगा। अगर अस्वीकार करता है तो वो विधेयक वहीं खत्म हो जाएगा, कानून नहीं बना उसने, वो विधेयक के रूप में ही खत्म हो जाएगा। अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद को अधिकार है कि संसद उसको, अगर दोनों सदन पुनः साधारण बहुमत से उसको पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को फिर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, चाहे राष्ट्रपति की सलाह मानी जाए चाहे न मानी जाए। और अगर चौथा विकल्प राष्ट्रपति अपनाता है, यानी कोई निर्णय नहीं लेता, तो भी संसद के पास कोई विकल्प नहीं है, संसद वो विधेयक के रूप में ही पड़ा रहेगा। ये है साधारण विधेयक के मामले में विभिन्न स्टेप्स। कुल मिलाकर के प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन जिसको प्रथम वाचन कहते हैं, द्वितीय वाचन जिसमें विस्तृत चर्चा होगी, तृतीय वाचन जिसमें स्वीकृति या अस्वीकृति, चतुर्थ चरण दूसरे सदन में भेजा जाएगा और वहाँ पर ये तीनों चरण होंगे, पहले तीनों स्टेप्स फिर से दोहराए जाएंगे वहाँ पर। और दूसरा सदन के पास विकल्प है 4, मैंने बताया आपसे, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, संशोधन करना या विचार ही ना करना, कोई निर्णय नहीं लेना। ये 4 विकल्प हैं। और कुल मिलाकर के अगर 6 माह की अवधि बीत जाती है बिना किसी निर्णय के, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए, और संयुक्त बैठक में अगर सदन पारित बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास भी 4 विकल्प हैं। राष्ट्रपति उसको स्वीकार, हस्ताक्षर कर सकता है, मना कर सकता है, संशोधन पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अपने सुझावों के साथ, और चौथा कोई निर्णय न ले। ये 4 विकल्प राष्ट्रपति के पास भी। ये है साधारण विधेयक। अब हम चलते हैं धन विधेयक के बारे में। देखिए धन विधेयक क्या होते हैं, उसके बारे में विशिष्ट प्रावधान क्या है। धन विधेयक मैंने आपसे बताया था, या तो जनता पर टैक्स लगाने से, जनता या कंपनियों पर टैक्स लगाने से संबंधित जो विधेयक होते हैं वो, या जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित उनको जो है हम धन विधेयक कहते हैं। इसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 112 में। इसके संबंध में कुछ प्रावधान है जो साधारण विधेयक से अलग है। पहला, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के समक्ष रखे जाते हैं। यानी धन विधेयक के मामले में संसद के सामने ले जाने से पहले, रखने से पहले राष्ट्रपति को ले जाना पड़ता है, राष्ट्रपति के पास ले जाना पड़ता है। राष्ट्रपति उसको अनुमति देता है तभी वो संसद के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी बात, दूसरी बात देखिएगा आप, संसद में प्रस्तुत करने का मतलब है लोकसभा में प्रस्तुत करना। धन विधेयक पहली बार केवल और केवल लोकसभा के सामने आएगा, राज्यसभा के पास नहीं जाएगा। राज्यसभा के पास वो लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जाएगा। तीसरी बात, सरकारी विधेयक होने के कारण मंत्री ही इसको जो है प्रस्तुत करेंगे, केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है इसको, क्योंकि वो सरकारी विधेयक है, धन विधेयक। और चौथी बात, राज्यसभा की इस मामले में सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा को केवल 14 दिन का समय मिलेगा। 14 दिन में उसको निर्णय लेना है, जो भी निर्णय ले,
स्वीकार करे, अस्वीकार करे, संशोधन करे या विचार ही ना करे। 14 दिन का समय, जैसे साधारण विधेयक के मामले में 6 महीने का था, यहाँ पर 14 दिन का है। पांचवी बात की धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। छठी बात, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको पूर्वानुमति दे दी है, पहले से ही पूछ लिया गया था राष्ट्रपति से, तो अब पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटाने का तो कोई आवश्यकता रही नहीं जाती, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ही करता है। तो ये है विधायी प्रक्रिया। एक विधेयक और रह गया जिसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। उसकी चर्चा मैंने यहाँ नहीं की क्योंकि अन्यत्र हम उसकी चर्चा करेंगे। संक्षेप में बता देता हूँ मैं आपको। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो, उसके मामले में साधारण विधेयक के ही प्रावधान लागू होते हैं। केवल 2-3 फर्क हैं उसमें। एक तो वो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है उसमें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। वो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बैठक में निर्धारित बहुमत से पारित किए जाएंगे। चाहे 2/3 बहुमत का प्रावधान 2/3 बहुमत से होगा और साधारण बहुमत का मामला है तो साधारण बहुमत से होगा। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का, तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन के मामले में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, उसको हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये 2 फर्क है मोटे तौर पर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। अभी यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर शेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।